नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की चर्चा हो रही है। आज भारत ने ऐलान किया है कि ट्रंप के टैरिफ के सामने भारत झुकेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनके लिए किसानों का हित सर्वोच्च है और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। दुनिया ट्रंप के टैरिफ को लेकर दो हिस्सों में बंट चुकी है। अब इस पर चीन जैसे देश भी भारत के समर्थन में आ गए हैं। और आज की बड़ी खबर यह भी है कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत आने वाले हैं। आज आपको बताएंगे कि कैसे टैरिफ की आपदा भारत के लिए एक बड़ा अवसर बन सकती है। और एक तरफ ट्रंप भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को एक बार फिर से अमेरिका भी बुला रहे हैं। तो आज हम ट्रंप के इस पाकिस्तान प्रेम को भी आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि देश की राजनीति में जिस एटम बॉम्ब का इंतजार हो रहा था, आज राहुल गांधी ने उसे फोड़ने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो एटम बम फटा नहीं। वैसे तो आज राहुल गांधी कर्नाटक में फर्जी वोटिंग का सबूत दिखाने के लिए आए थे, लेकिन वो चुनाव आयोग से ज्यादा बीजेपी से नाराज दिखे। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि आखिर बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का असर क्यों नहीं होता, वो बार बार चुनाव कैसे जीत जाती है। आज हम राहुल गांधी से ही यह सवाल पूछेंगे कि जब कांग्रेस पार्टी देश में 54 वर्षों तक शासन में रही, तो इतने सालों तक उसे एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान क्यों नहीं हुआ। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि एक तरफ राहुल गांधी फर्जी वोटर के मामले पर सबूत पेश करने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार में फर्जी वोटरों को जब हटाया जाता है तो इसका विरोध कर रहे हैं। आज हम फर्जी वोटर के मामले पर राहुल गांधी के इसी कंफ्यूजन को देश के सामने डिकोड करेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि क्या मौत के बाद सचमुच जीवन संभव है। क्या कोई इंसान मरने के बाद दोबारा जन्म ले सकता है और वो भी उसी शरीर में। ये सवाल सुनने में आपको फिल्मी लग सकता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ फिल्मों में ही हम पुनर्जन्म की कहानियां देखते थे, लेकिन अब पुनर्जन्म की सच्चाई को विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है और अब मौत के बाद शरीर को सुरक्षित रखने की शुरुआत हो चुकी है। आज हम आपके लिए पुनर्जन्म के इसी विज्ञान को डिकोड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि दुनिया में पुनर्जन्म अब कितना बड़ा बाजार बन चुका है। तो पहले आज की सबसे बड़ी खबर, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर को लेकर पिछले 24 घंटे में कई बड़ी खबरें आई हैं, बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। पहली बड़ी बात जो आपको नोट करनी है वो ये कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत के दौरे पर आएंगे और ये दौरा अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ्स और वैश्विक कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर इसी महीने अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं दूसरी बार। तीसरी बात, अमेरिका के टैरिफ वॉर के खिलाफ अब चीन भी धीरे धीरे भारत का समर्थन कर रहा है। चौथी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ शब्दों में कहा कि देश हित सर्वोपरि है और इसके लिए वो कोई भी व्यक्तिगत नुकसान उठाने के लिए भी तैयार है। और पांचवी खबर यह है कि ट्रंप ने भारत को लेकर एक बार फिर से एक और धमकी दी है और कहा है कि आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। और टैरिफ के बारे में उन्होंने कहा है कि वो इससे भी कोई कड़ा फैसला आने वाले दिनों में लोगों के सामने सुना सकते हैं। तो टैरिफ वॉर के बारे में इन 5 खबरों को अब हम एक एक करके आपके लिए डिकोड करेंगे। सबसे पहले अमेरिका और पाकिस्तान के दोस्ती के नए रिश्ते का विश्लेषण करते हैं। अमेरिका को अब पाकिस्तान की दोस्ती ज्यादा पसंद आ रही है। अमेरिका धीरे धीरे पाकिस्तान के करीब जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका को अब पाकिस्तान ज्यादा अच्छा लगता है और भारत और अमेरिका की दोस्ती 54 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को एक बार फिर से अपने देश बुलाया है। असीम मुनीर इसी महीने अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं और असीम मुनीर अमेरिकी सेना के जनरल और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कुरेला के फेयरवेल समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं।
असीम मुनीर ना तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ना ही राष्ट्रपति हैं। इसके बावजूद वो दूसरी बार अब अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। इससे पहले आपको याद होगा, इसी साल जून में ऑपरेशन सिंदूर के बाद असीम मुनीर अमेरिका गए थे और उन्होंने 18 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया था। जैसा मैंने आपको पहले बताया, असीम मुनीर ना तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ना वहां के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच करते हैं। सुनने में अजीब लगता है। ये ट्रंप और असीम मुनीर के बीच पहली निजी बैठक थी, प्राइवेट मीटिंग थी लंच के दौरान। और ट्रंप के साथ लंच के बाद असीम मुनीर ने वापस आते ही डोनाल्ड ट्रंप के नाम की नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश कर दी। पाकिस्तान ने भी सिफारिश कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। और इसके बाद जुलाई में ट्रंप और पाकिस्तान के बीच एक डील हो गई, जिसके तहत अमेरिका अब पाकिस्तान के तेल भंडारों को विकसित करेगा। यानी ट्रंप और असीम मुनीर की पहली मुलाकात में ही पाकिस्तान ने पूरी तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। पहले नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश की और फिर अपने देश के संसाधन अमेरिका को सौंप दिए। अब असीम मुनीर दूसरी बार अमेरिका जा रहे हैं, तो इसके भी दो मायने हो सकते हैं। पहला, ट्रंप पाकिस्तान से कोई नई डील करना चाहते हैं शायद। दूसरा, ट्रंप भारत को यह संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान से उनकी दोस्ती धीरे धीरे पक्की हो रही है और इसके जरिए वो भारत पर एक नया दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अब तक भारत पर दबाव डालने की ट्रंप की सारी तरकीबें नाकाम रही हैं। इसलिए अब हर रोज वो नई नई कोशिशें कर रहे हैं, हर रोज नए नए बयान दे रहे हैं। लेकिन भारत है कि झुकने का नाम नहीं लेता। ट्रंप ना तो किसी के स्थायी दोस्त हैं और ना ही स्थायी दुश्मन। उन्हें जहां मुनाफा दिखता है वहीं वो दोस्ती करते हैं और इसलिए ट्रंप की ये दोस्ती आगे चलकर पाकिस्तान को भी भारी पड़ सकती है। और इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, अमेरिका और पाकिस्तान के करीब आने से अब चीन नाराज हो जाएगा। पाकिस्तान में चीन का अब तक करीब 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा हथियार चीन से खरीदता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अमेरिका के करीब जाता है तो चीन नाराज होगा और फिर चीन उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। आज पाकिस्तान की हालत घड़ी के उस पेंडुलम की तरह हो गई है जिसमें वो चीन और अमेरिका के बीच फंस गया है। एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ अमेरिका है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा चरित्रहीन देश है जो चीन के साथ भी दोस्ती का नाटक करेगा और अमेरिका के साथ भी दोस्ती का नाटक करेगा। दूसरी बात यह है कि अगर भारत और चीन की दोस्ती फिर से बढ़ती है तो इससे पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को ही मुश्किल हो सकती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके बाद आपको दुनिया में एक नया शक्ति संतुलन देखने को मिले। और बहुत सारे लोग तो अभी से कहने लगे हैं कि रशिया, चीन और भारत मिलकर एक नया ब्लॉक बना सकते हैं। और अभी आप देखिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत की जो नज़दीकियां हैं अब रशिया से और ज़्यादा बढ़ रही हैं और चीन से भी बढ़ रही है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ वॉर ने देश के 146 करोड़ लोगों को एकजुट कर दिया है। भारत ने अमेरिका को एक दोस्त मानते हुए बराबरी के रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप भारत से व्यक्तिगत और व्यापारिक फायदे उठाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत शांति के नोबेल पुरस्कार पाने के लिए उनकी मदद करे। वो चाहते थे कि भारत दुनिया के सामने ये बताए कि पाकिस्तान के साथ जो युद्ध विराम हुआ है वो तो अमेरिका ने ही किया है, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। और भारत ने सच बोला, प्रधानमंत्री मोदी ने सच बोला और सच ये है कि इस युद्ध विराम में अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन भारत ने अपनी शर्तों के साथ ही यह युद्ध विराम किया और तभी किया जब पाकिस्तान की तरफ से यह रिक्वेस्ट आई। डोनाल्ड ट्रंप लगातार श्रेय लेना चाहते थे, लेकिन भारत ने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें यह श्रेय दिया नहीं और यह बात उन्हें चुभ गई। तो एक तो यह बात उन्हें चुभ गई कि सीज फायर का श्रेय उन्हें नहीं दिया गया। अब भारत झूठ कैसे कह दे, जो हुआ नहीं वो कैसे कह दे दुनिया को। दूसरी बात यह कि ट्रंप ये भी चाहते थे कि भारत अपने कृषि, डेयरी और मछली पालन जैसे क्षेत्र अमेरिका के लिए खोल दे, जिससे अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को ज्यादा मुनाफा हो। और भारत ने अमेरिका की इस शर्त को भी
साफ इनकार कर दिया और इसके बाद ट्रंप ने पहले 25% और फिर दोबारा 25% करके 50% टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। ट्रंप के साथ भारत के टैरिफ वॉर के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने बयान में वो सब बातें कही हैं जो अगर ट्रंप अमेरिका में बैठकर सुन रहे होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि भारत झुकने वाला देश नहीं है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो खास बात कही है वो ये है कि वो जानते हैं कि इससे उनका व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो ना तो खुद झुकेंगे, वो खुद समझौता नहीं करेंगे और भारत भी ये समझौता नहीं करेगा। एक बहुत बड़ा संदेश है जो उन्होंने नाम तो नहीं लिया है ट्रंप का ना अमेरिका का, लेकिन ये संदेश अमेरिका तक अब तक पहुंच चुका होगा। आज हमारे देश में करीब 70 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं, करीब 3 करोड़ लोग मछली पालन से जुड़े हुए हैं और 8 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास जो पशुपालन से जुड़े हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इन लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने चरखे के जरिए आत्मनिर्भरता की लड़ाई लड़ी थी और आज प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया के जरिए अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। अब देखिए, हमारे देश के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आर्थिक मामलों के जो जानकार हैं, वो लगातार उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो मौका है ये भारत के लिए अमृत काल की तरह है, ये भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने का अमृत काल है। बहुत बड़ा मौका है ये भारत के लिए कि भारत अब अपने ऊपर ही आश्रित रहे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारे देश में दशकों से पंचवर्षीय योजनाएं बनती रही हैं। आपने भी इनका नाम सुना होगा, जिसमें अगले 5 वर्षों की तैयारी होती है। लक्ष्य रखा जाता है कि 5 वर्ष में यह योजना लागू कर देनी है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से लड़ने के लिए आज भारत को ऐसी ही एक पंचवर्षीय योजना या पंचरत्न योजना आप कह लीजिए, ऐसी पंचरत्न योजना चाहिए। और वो 5 मुद्दे कौन से हैं जिन पर भारत को सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा? पहला, भारत को अब आत्मनिर्भर बनना होगा और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी को अपनाना होगा। तो आत्मनिर्भर बनने का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा मौका है ये। दूसरा, भारत को अब ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी FTA करने होंगे। जो पुराने भरोसेमंद देश हैं उनके साथ कारोबार को और बढ़ाना चाहिए और ट्रेड के लिए भारत को अब नए नए पार्टनर्स खोजने होंगे। तीसरा, भारतीय सामानों को अब एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करना होगा और हमें अपनी क्वालिटी इतनी सुधारनी होगी, अपनी क्वालिटी अपने सामान की इतनी बेहतरीन करनी होगी कि दुनिया के किसी भी देश में जहां जबरदस्त कंपटीशन है, बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता में भी हमारा सामान कंपीट कर पाए। अगर हम महंगा भी बेच रहे हैं तो दुनिया आकर महंगे दाम पर भी हमारे सामान को खरीदे। हमें अपना सामान इतना बेहतर क्वालिटी का बनाना होगा जिससे हमें किसी प्रकार के प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी प्रकार की सब्सिडी की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा सामान ही इतना अच्छा है। चौथा, MSME यानी छोटे और मध्यम उद्योगों को ज्यादा बढ़ावा अब हमें देना होगा। और पांचवा, पर्यटन के क्षेत्र में भारत में अपार संभावनाएं हैं। आज पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के मौके भारत को और बनाने होंगे और विदेशों से आने वाली कमाई भी बढ़ानी होगी। ये 5 मौके हैं, 5 सूत्र हैं जो भारत को अभी करने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप बार बार टैरिफ बढ़ाकर भारत को धमका रहे हैं, लेकिन ना तो
भारत की सरकार इस दबाव के सामने झुक रही है और ना ही भारतीय शेयर बाजार। तो क्या ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने का भारत पर कोई असर होगा ही नहीं? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये एक नेगेटिव खबर थी। बहुत सारे लोगों को लगा था हमारा शेयर बाजार गिर जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जब धीरे धीरे आप स्टडी करते हैं तो ये पता चलता है कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आज भारतीय शेयर बाजार थोड़ी गिरावट के साथ तो खुले, लेकिन फिर शेयर बाजार संभल गया और कल के मुकाबले आज ज्यादा ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स में 812 अंकों की रिकवरी आई और 79 अंक चढ़ा। निफ्टी में 252 अंकों की रिकवरी आई और यह 22 अंक ऊपर बंद हुआ। शेयर बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर माना जाता है। शेयर बाजार से ही मूड पता चलता है और इस पर डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ का कोई असर देखने को नहीं मिला। वर्ष 2024 में भारत ने दुनिया भर में 70 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था और इससे अमेरिका को केवल 7 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया गया था। इस पूरे एक्सपोर्ट में देख लीजिए अमेरिका का शेयर, आप देख लीजिए पिछले साल हमने 70 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है और इसमें से हमने सिर्फ 7.3 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अमेरिका को किया है। तो अमेरिका का शेयर कितना कम है ये आप देख लीजिए। और 7 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट में से भी केवल 3,40,000 करोड़ रुपए के सामान पर ट्रंप ने यह टैरिफ लगाया है। तो आप देखिए जो टोटल एक्सपोर्ट है उसके भी आधे पर 3,40,000 करोड़ रुपए का जो हमारा एक्सपोर्ट है अमेरिका को, उस पर ट्रंप ने टैरिफ लगाया है। यानी ट्रंप की टैरिफ की वजह से भारत के कुल एक्सपोर्ट का केवल 4.8% ही प्रभावित होगा। भारत के 95% एक्सपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत की कुल जीडीपी पर केवल 0.3% का असर पड़ सकता है। अभी का अनुमान यह है और इस टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 6% से भी ज्यादा की रफ्तार से ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो आप यहां देख लीजिए हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें से 95.2% एक्सपोर्ट पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये एक ऐसी खबर है जो हेडलाइन में तो अच्छी लग रही है, दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। असल में भारत पर इसका कोई खास पैसे के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से असर नहीं पड़ेगा। इस खबर का जो महत्व है वो ये है कि इससे यह पता चलता है कि भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़ रहे हैं। इस खबर से यह पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत से खुश नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो भारत को दबाव में ला सके। डोनाल्ड ट्रंप अब नाराज हैं भारत से और वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं, शायद ये दबाव डालकर कहने की कोशिश कर रहे हैं भारत को कि आओ और मुझे मना लो, लेकिन भारत मनाने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये नेग्लिजिबल है, इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। ना किसी की ऐसी बहुत बड़ी नौकरियां जाने वाली हैं और ना ही हमारी अर्थव्यवस्था इससे बहुत कहीं नीचे जाने वाली है। फर्क बस इतना है कि दो देशों के बीच संबंध बिगड़ गए हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है इसमें। और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कितना असर होगा मैंने आपको बताया, कोई खास असर नहीं है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजना पर अब काम कर रहा है और ट्रंप भारत को फिर से एक नई धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने नई धमकी दी है और कहा है कि अभी और इंतजार कीजिए, मैं आपके सामने कुछ और नए और कड़े कदमों की घोषणा कर सकता हूं, कोई नए सख्त फैसले में भारत के खिलाफ अभी और भी ले सकता हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the We're gonna next. see more secondary sanctions you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're Mr. going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. On the India penalties, do you have any similar plans to enact more tariffs on China as it relates Could to their happen. purchases? Could happen. Depends on how we do. It may happen. I mean, I don't know. I can't tell you yet, but we did it with India. We're doing it probably with a couple of others. One of them could be China. Yes. तो आपने देखा कि जो पत्रकार आ रहे हैं अलग अलग देशों के, अलग अलग बड़े बड़े चैनल्स के और अखबारों के, वो ट्रंप से भारत के बारे में सवाल पूछ रहे हैं
और वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि बाकी के जो देश हैं वो भी तो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, तो फिर आप भारत को ही निशाना क्यों बना रहे हैं। लेकिन इसका जवाब ट्रंप के पास ना तो कल था और ना आज है, और आपने देखा कि ट्रंप इसका कोई खास जवाब दे नहीं पा रहे। बस एक धमकी और दे देते हैं कि अभी आगे मैं कुछ और बड़ा करने वाला हूं। चीन के बारे में पूछा, चीन के बारे में भी कोई स्पष्ट जवाब वो दे नहीं पाए। और ट्रंप के बारे में इस समय पूरे अमेरिका में और दुनिया में यही कहा जा रहा है कि ट्रंप के जो फैसले हैं वो स्थायी नहीं है। ट्रंप आवेश में आकर कुछ भी फैसला कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलकर उन फैसलों को पलट देते हैं। 1930 के दशक के बाद आज अमेरिका में सबसे ज्यादा टैरिफ है। अमेरिका में कई अर्थशास्त्री बार बार ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं कि टैरिफ वॉर की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है, इससे अमेरिका को फायदा नहीं नुकसान होगा। एक और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के परिवारों का सालाना खर्च औसतन 2 लाख रुपए इससे बढ़ जाएगा। अमेरिका में वर्ष 2025 के अंत तक 5 लाख नौकरियां खत्म हो सकती हैं और इस साल के आखिर तक अमेरिका में बेरोजगारी की दर 0.3% तक बढ़ सकती है। अमेरिका के लोग ट्रंप के टैरिफ से परेशान हैं, अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, लेकिन ट्रंप आजकल अपने देश के कारोबारियों से गिफ्ट लेने में व्यस्त हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन से, कंपनियों से गिफ्ट ले रहे हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कल व्हाइट हाउस में जाकर राष्ट्रपति ट्रंप को 24 कैरेट सोने से बना एक स्पेशल गिफ्ट दिया है। और एप्पल को भी भारत में निवेश करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी और हो सकता है कि अब एप्पल डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रही है ये कंपनी। और एप्पल ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि वो आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में अब अमेरिका में एक बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत पैसा निवेश करने वाला है। और ये वही तस्वीरें हैं, आप यहां देख सकते हैं। अब रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका के 50% टैरिफ के बीच एक बहुत बड़ी खबर यह आई है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द भारत आने वाले हैं। रशिया की राजधानी मॉस्को में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने रशिया के रक्षा मंत्री से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन बहुत जल्द भारत का दौरा करेंगे। We have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these relationships, these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. They have always given a new direction to our relations. विदेशों के साथ संबंध बनाने में और भारत की सुरक्षा को लेकर हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, ये प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं। और अजीत डोवल जब कहीं जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जा रहे हैं। और जब अजीत डोवल कहीं जाते हैं किसी देश में तो प्रधानमंत्री का विशेष संदेश लेकर जाते हैं। और इस बार जब वो मॉस्को गए हैं तो उनकी ये मॉस्को यात्रा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बार वो ज़रूर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई संदेश लेकर गए होंगे जो उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सुनाया होगा। और इसीलिए अभी अभी खबर ये भी आई है कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के बीच एक मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी क्योंकि इस मुलाकात में अजीत डोवल ने प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, प्रधानमंत्री मोदी की सोच व्लादिमीर पुतिन को बताई होगी। और इस मुलाकात की टाइमिंग आप देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टाइमिंग है। और इस मुलाकात के बाद ही अब ये तय हुआ है कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि अक्सर अपने देश से बाहर यात्रा नहीं करते, बहुत कम आपने देखा होगा कि वो कहीं यात्रा पर जाते हैं, और वैसे भी उनके यहाँ अभी युद्ध चल रहा है, लेकिन ऐसे में भी
व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। अजीत डोवल बुधवार को रशिया पहुंचे थे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी ये पहली मॉस्को यात्रा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रशिया के साथ भारत के संबंधों पर की गई टिप्पणियों की वजह से ये यात्रा अब बहुत अहम है। और व्लादिमीर पुतिन इससे पहले वर्ष 2021 में भारत आए थे। उस समय भारत और रशिया के बीच 28 समझौते हुए थे। फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ये व्लादिमीर पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। और जैसे मैंने आपको बताया, इस युद्ध के बाद वैसे भी उन्होंने अपने देश से बाहर जाना बंद कर दिया था। बहुत ही कम चुनिंदा मौकों पर वो अपने देश छोड़कर बाहर जाते हैं। अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर के बीच पुतिन की यह भारत यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इससे आपको यह पता चलेगा कि ये जो पुतिन ने दबाव बनाने की कोशिश की है, इसकी वजह से भारत और रशिया अब एक बार और बहुत ज्यादा करीब हो रहे हैं। वर्ष 2024 में भारत और रशिया के बीच लगभग 5.8 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। इस फिगर को आप देखिएगा, 5.8 लाख करोड़ रुपए का व्यापार 2021 में हमने किया, 2024 में माफ कीजिए। लेकिन देखिए, इससे पहले 2021 में ये जो व्यापार था ये 1 लाख करोड़ के आसपास का था। यानी 3 साल में भारत और रशिया के बीच ये जो व्यापार है ये 1 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 6 लाख करोड़ तक जा रहा है। वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच जो व्यापार है ये बढ़कर 8,50,000 करोड़ रुपए के बीच का हो जाएगा। इस समय भारत और अमेरिका के बीच 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास का व्यापार होता है। और कोशिश है भारत और रशिया की कि अगर ये 8-9 लाख करोड़ का भी हो जाएगा तो आप सोचिए ये भी लगभग वहीं आ जाएगा। वर्ष 2020 से लेकर 2024 के बीच भारत ने अपनी कुल रक्षा खरीद का, यानी जो हमने रक्षा से संबंधित सामान खरीदा, हथियार खरीदे, उसका 36% हिस्सा हमने रशिया से खरीदा था। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि भारत और भी ज्यादा हथियार दोबारा रशिया से खरीदना शुरू कर दे, क्योंकि बीच में एक ये जो समय आया ये ऐसा था जब हमने अमेरिका से भी हथियार खरीदने शुरू कर दिए थे। लेकिन शायद अब भारत अपनी आने वाली जो डील्स हैं अमेरिका के साथ, हो सकता है उन्हें अब होल्ड पर रख दे। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर पर अब एक और प्लेयर भी सामने आया है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, और वो है चीन। और चीन भी धीरे धीरे भारत के पक्ष में बात कर रहा है। भारत में चीन के राजदूत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है अंग्रेजी में, गिव द बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल। यानी अगर किसी धमकी देने वाले व्यक्ति को आप 1 इंच की छूट देते हैं तो वो आपसे 1 मील ले लेता है। यानी आप उसको जरा सी छूट देते हैं तो उसका पूरा फायदा उठाकर आपसे और ज्यादा हथियाने की कोशिश करता है। और यही काम अमेरिका कर रहा है, ऐसा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उन्होंने लिखा है ये भारत और अमेरिका पर बिल्कुल फिट बैठता है। अमेरिका जो कर रहा है इस समय जो ये कह रहे हैं कि गिव द बुली एन इंच, यहां बुली से उनका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप। और वो भारत को ये चेता रहे हैं कि अगर आपने ऐसे बुली को 1 इंच भी दे दिया, यानी अगर भारत जरा भी झुका तो फिर भारत को हमेशा के लिए हर बार झुकना पड़ेगा। चीन के राजदूत ने अपने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर किया है उसमें टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात कही और इसे संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का उल्लंघन बताया। चीन ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाना दबाव बनाने की कोशिश है, और अगर भारत इस दबाव के सामने झुकता है तो अमेरिका आगे भी ऐसे ही एक तरफा और भारत को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले ले सकता है, ऐसा चीन के राजदूत ने कहा है। भारत में चीन के दूतावास की एक प्रवक्ता ने भी एक भारतीय अखबार का आर्टिकल और फिर ग्लोबल टाइम्स का एक कार्टून शेयर किया है जिसमें 2 बड़ी बातें लिखी हैं। पहली बात, भारत अपनी संप्रभुता पर समझौता नहीं करेगा और दुनिया के किसी भी देश के द्वारा उसकी विदेश नीति को प्रभावित या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और दूसरा, भारत और अमेरिका के बीच विवाद सिर्फ तेल या टैरिफ तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर, ब्रिक्स में भारत की भूमिका, पाकिस्तान और इमिग्रेशन जैसे कई मुद्दों पर अमेरिका का रुख आक्रामक हो रहा है। तो ये जो आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाया ये कार्टून, इसको बड़ी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे, ये चीन की दूतावास की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने लिखा है और एक भारत के
अखबार से कोट करके उन्होंने जानबूझकर एक कोट निकाला है भारत का, जैसे कि वो एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कर रही हैं। और ग्लोबल टाइम्स से उन्होंने ये कार्टून निकाला है जिसमें भारत को दिखाया गया है और अमेरिका का हाथ दिखाया गया है, जिसमें अमेरिका टैरिफ्स के जरिए भारत पर हमला कर रहा है, लेकिन भारत झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो यहां बड़ी बात यह है कि क्या अब चीन वाकई भारत के साथ आ रहा है। चीन ने स्पष्ट कुछ नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे इशारों में चीन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत को झुकना नहीं चाहिए, या फिर चीन को अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव में खुद के लिए एक बहुत बड़ा मौका दिखाई दे रहा है। दुनिया की जो कूटनीति होती है वो तो ऐसे ही चलती है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो आप देखिएगा भारत के संबंध रशिया से और बेहतर होंगे, और हो सकता है भारत और चीन के बीच भी जो दूरियां इससे पहले रही हैं वो कम हो जाएं। और अगर ये ट्रायंगल बन गया भारत, चीन और रशिया का, तो फिर ये अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। लेकिन अभी आपको ताज़ा खबरें मैं दिखाता हूं, ताज़ा तस्वीरें। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें इस समय हमारे पास आ गई हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जाएगी। इन तस्वीरों को आप देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए दोनों की बॉडी लैंग्वेज कैसी है। और अजीत डोवल प्रधानमंत्री मोदी के कौन सा संदेश लेकर राष्ट्रपति पुतिन से आज मिले होंगे, यह जानना भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और जिसके बाद राष्ट्रपति पुतिन भारत आने के लिए तैयार हो गए। तो यहां आप ये कह सकते हैं कि जो पुराना दोस्त होता है वो पुराना दोस्त हमेशा खास रहता है, और वो हमेशा मुसीबत की घड़ी में अपने पुराने दोस्त का साथ जरूर देता है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अब आपको हमारे देश की राजनीति के बारे में बताते हैं। हमारे देश की राजनीति में पिछले काफी समय से एक एटम बॉम्ब का इंतजार हो रहा था, क्योंकि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि मेरे पास एटम बॉम्ब है, जिस दिन मैं बोलूंगा ये एटम बॉम्ब फट जाएगा। तो देश इंतजार कर रहा था। आपको याद होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि वो एटम बॉम्ब अगर आपके पास है तो आप उसे फोड़ ही दीजिए। तो आज राहुल गांधी ने वो एटम बम फोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये एटम बम फटा ही नहीं। इससे पहले राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि, आपको याद होगा, पार्लियामेंट के लिए कहते थे कि पार्लियामेंट में जिस दिन वो बोलेंगे उस दिन भूकंप आ जाएगा, लेकिन जब वो बोले पार्लियामेंट में तब भूकंप भी नहीं आया था। आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए कुछ बात समझाने की कोशिश की, और कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में फर्जी वोटर्स का मुद्दा उन्होंने उठाया, और एक बार फिर से चुनाव में वोटों की चोरी का उन्होंने आरोप लगाया। तो आप देखिए, एक तरफ राहुल गांधी खुद फर्जी वोटर्स का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जब बिहार में फर्जी वोटर्स को रोकने के लिए चुनाव आयोग अभियान चलाता है तो फिर वो इसी का विरोध करते हैं। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर करीब 70 मिनट तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये प्रेजेंटेशन दी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर पाए गए हैं, यानी दोनों में गड़बड़ियां हैं, और हरियाणा के चुनाव में भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सीट का जिक्र किया, इसे एक केस स्टडी बनाया, और कहा कि महादेवपुरा सीट पर 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। आगे बढ़ने से पहले आप उनका ये बयान सुनिए। So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Mahadevapura, 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses.
Bulk voters in single address, one building, 50 people, 60 people, one bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there, one family living in that house. Invalid photos, photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. And then the most interesting, misuse of Form 6. Form 6 is the form that allows new voters to become voters. So generally Form 6 is anyone who's 18 and above but hasn't voted in the last election. So they should be between 18 and 22, 23 years old. पिछले साल के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर बीजेपी को 6,58,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 6,26,000 के आसपास वोट मिले और 32,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से बीजेपी ये सीट जीत गई। अब बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर 8 असेंबली सीटें हैं और उनमें से एक है महादेवपुरा की असेंबली सीट। राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ महादेवपुरा असेंबली सीट पर हुई वोटिंग में ही 1,250 वोटों की चोरी हुई है। पिछले साल के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। इसके बावजूद इन चुनावों में कर्नाटक की 28 सीटों में से बीजेपी को 17 सीटें मिल गई, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें मिली और जेडीएस को 2 सीटें मिली। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथों की वोटर लिस्ट में मौजूद था। यह कैसे हो सकता है? इसके बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात करते करते राहुल गांधी ने एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे होता है कि बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर ही नहीं होता। एंटी इनकम्बेंसी की लहर बीजेपी के खिलाफ चल रही है, लोग बीजेपी से नाराज हैं और फिर भी चुनाव जीत जाती है बीजेपी। ऐसा कैसे हुआ? वो शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी जो चुनाव जीतती है, शायद वो वोटों में धांधली करके जीतती है। पहले आप उनका आरोप सुनिए और फिर हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। एंटी इनकम्बेंसी इज समथिंग that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls, opinion polls saying one thing, you saw in the Haryana election, you saw in the Madhya Pradesh election, and then suddenly the result going in a completely different direction with massive swings. And this also included our own internal polling, which is quite sophisticated. आज चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन सारे आरोपों का फैक्ट चेक किया और फिर कहा कि उनके ये सारे दावे गलत हैं। ये स्क्रीन पर आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ये पोस्ट किया है कि राहुल गांधी के जो दावे हैं ये मिसलीडिंग है। द स्टेटमेंट्स मेड आर मिसलीडिंग। कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को कहा है कि वो एक शपथ पत्र दें और अपने शपथ पत्र के साथ वो सबूत लेकर आएं और फिर चुनाव आयोग को वो सारे सबूत पेश करें, क्योंकि हाल के दिनों में राहुल गांधी पहले आरोप लगाते हैं, फिर उन आरोपों को साबित नहीं कर पाते, सबूत दे नहीं पाते और फिर बाद में उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है। इसलिए देखिए कितना दिलचस्प है कि चुनाव आयोग अब ये कह रहा है कि आपके पास जितने भी सबूत हैं, जो उन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और अभी आपने तस्वीरों में देखा होगा जिस प्रकार से उन्होंने एक पूरा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, उसमें आंकड़े थे, उसमें सारी चीज़ें थी और वो कहते हैं कि मेरे पास सबूत भी हैं ये वोट चोरी के। तो अब चुनाव आयोग ने कहा है कि ये जो सबूत आपकी टेबल पर रखे हुए हैं, जो आप लेकर आए हैं, आप ये सारे सबूत अब चुनाव आयोग को दे दीजिए और शर्त यह है कि जब आप ये सबूत देंगे चुनाव आयोग को तो उसके साथ आपको एक शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र क्या है? जिसमें आप लिखा है, उसका फॉर्मेट जो है वो भी उन्होंने दिया, मेरे हाथ में है वो फॉर्मेट जो चुनाव आयोग ने कहा है कि आप इस फॉर्मेट में अपने साइन करके हमें वो सबूत दीजिए। इसमें है डिक्लेरेशन
या फिर ओथ, शपथ। I, Rahul Gandhi, member of parliament, do hereby affirm and state on oath that the statement I am about to make under Rule 20 of the Registration of Electors Rules 1960, फिर कुछ पीछे सारी बातें उन्होंने लिखी हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि मैं शपथ लेकर ये सारे सबूत आपके सामने रख रहा हूं ताकि वो आगे चलकर मुकर ना जाएं। तो देखिए स्थिति कैसी आ गई है कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि सबूत लाइए, लेकिन साथ ही एक एफिडेविट भी लाइए, एक शपथ पत्र लेकर आइए जिसमें आप लिख कर दीजिए कि ये शपथ मैं लेता हूं कि ये सारी जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूं, दे आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। इसका मतलब चुनाव आयोग को राहुल गांधी की बात पर भरोसा नहीं है, और यही बात हम लगातार बार बार कहते आ रहे हैं। जिस प्रकार से चुनाव आयोग हो या कोई और मुद्दा हो, राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं बिना सबूतों के। इसलिए अब नौबत ये आ गई है कि चुनाव आयोग उनसे कह रहा है कि पहले शपथ पत्र लाइए, उसमें लिख कर दीजिए कि ये सारी चीज़ें सही हैं और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इससे पहले नवंबर 2024 में ड्राफ्ट मतदाता सूची और फिर जनवरी 2025 में अंतिम मतदाता सूची को भी कांग्रेस के साथ शेयर किया गया था, लेकिन तब कांग्रेस की तरफ से ना तो कोई शिकायत आई ना कोई अपील आई। यानी जब चुनाव आयोग ने शिकायत का मौका दिया तब कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया, और अब जब 2024 के चुनावों को हो चुके 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, अब राहुल गांधी की ये नींद टूटी है और अब राहुल गांधी ये एटम बम फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी से आज 4 सवाल हैं। पहला, कांग्रेस पार्टी खुद 54 वर्षों तक देश पर शासन करती रही, इतने सालों तक उसे एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान क्यों नहीं हुआ? वो पूछते हैं कि बीजेपी को क्यों नहीं होता। हम ये पूछ रहे हैं कि 54 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, तब एंटी इनकम्बेंसी का असर उनके ऊपर क्यों नहीं पड़ा? दूसरा, राज्य के चुनाव आयोग में सभी अधिकारी राज्य सरकार के होते हैं और उस समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये सारे अधिकारी जो कांग्रेस की सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, ये बीजेपी की मदद क्यों करेंगे? तीसरा, वोटर लिस्ट में अतिरिक्त 1 लाख लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया, क्या उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस को वोट नहीं दिया होगा? यानी ये जो कहना है कि जो 1 लाख वोट का घोटाला है, ये सारे वोट बीजेपी को ही पड़े होंगे, ये कैसे कहा जा सकता है? हो सकता है कि कांग्रेस को पड़े हों, हो सकता है जेडीएस को पड़े हों। और चौथा सवाल ये कि क्या राहुल गांधी इस शपथ पत्र के साथ अब चुनाव आयोग को सबूत देंगे या सबूत देने से इनकार कर देंगे? इस पूरे मामले पर, शपथ पत्र के मामले पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि वो एक नेता हैं और जब वो अपनी बात कहते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ वो बात कहते हैं, ऐसा उन्होंने जवाब दिया है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नेता हूं, सार्वजनिक रूप से मैं जो भी कहता हूं वही मेरा वचन है। और इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि वो सार्वजनिक रूप से जो बयान दे रहे हैं, इसी को शपथ के रूप में लिया जाना चाहिए, यानी वो शपथ पत्र के साथ सबूत नहीं देना चाहते। जब कांग्रेस कोई चुनाव हार जाती है तो राहुल गांधी वोटर लिस्ट और ईवीएम से लेकर पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, लेकिन यही कांग्रेस जब किसी राज्य में चुनाव जीत जाती है तब उन्हें ये सारी संस्थाएं और चुनाव प्रणाली सही लगती है, और संभव है कि ऐसे आरोप लगाकर हार के कारणों से ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो रही हो। अब पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें आपको सिर्फ तबाही दिखाई देगी, और ये तबाही बादल फटने से नहीं हुई है या फिर किसी भीषण भूकंप की वजह से ये तबाही नहीं हुई है। इस बर्बादी की वजह है एक ऐसा युद्ध जो पिछले 1 साल 10 महीने से लगातार चल रहा है, और इजराइल के हमलों के बाद गाजा में 80% इमारतें अब नष्ट हो चुकी हैं, यानी हर 10 में से 8 घर तबाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से गाजा की 23 लाख आबादी में से 18 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। कहने को ये सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे है भूख और प्यास से तड़पते बच्चे और इलाज के लिए तरसते ये लोग। इस समय गाजा में पानी, बिजली, दवाइयाँ कुछ भी नहीं है, और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि गाजा में भुखमरी जैसी स्थिति बन गई है, लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा। अमेरिका खुद को दुनिया की महाशक्ति कहता है और अमेरिका के राष्ट्रपति नोबेल शांति पुरस्कार पाना चाहते हैं।
वो यूक्रेन और इजराइल को युद्ध लड़ने के लिए हथियार और पैसा तो दे सकते हैं, लेकिन गाजा की तबाही पर अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन को $100 अरब की सैन्य मदद दे सकते हैं, लेकिन गाजा में भूख से तड़प रहे लोगों को खाना नहीं दे सकते। दुनिया भर के देशों को टैरिफ पर ब्लैकमेल कर सकते हैं, भारी भरकम टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन गाजा में इन लोगों की मदद नहीं कर सकते। आप तस्वीरें देख लीजिए। तो गाजा भी इसी दुनिया का हिस्सा है और ये लोग भी इसी दुनिया के हिस्से हैं, लेकिन देखिए कि कैसे पूरी दुनिया चुपचाप ये सब होते हुए देख रही है। अब हम आपको पुनर्जन्म के बारे में एक खबर दिखाएंगे। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और इस सत्य से सभी लोग डरते हैं। सब जानते हैं कि एक ना एक दिन इस सच से उनका सामना होगा। मृत्यु एक ना एक दिन तो जरूर आएगी, लेकिन फिर भी लोग इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहते और सबकी इच्छा होती है कि उनका जीवन कभी समाप्त ना हो और उनके सामने किसी दिन मृत्यु आकर खड़ी ना हो। और हर व्यक्ति चाहता है कि अगर ऐसा हो भी जाए तो उसे दूसरा जीवन मिल जाए। ये दूसरा जीवन कैसे मिल सकता है? क्या मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति दोबारा जिंदा हो सकता है? क्या दोबारा पुनर्जन्म हो सकता है? और ये पुराने काल से इस पर लोग रिसर्च कर रहे हैं। लोगों की बड़ी इच्छा है कि कैसे मृत्यु को टालें। अब तक अगर भारत की बात करें तो आपने करण अर्जुन जैसी हिंदी फिल्मों में पुनर्जन्म की कहानियों को देखा होगा, जिनमें हीरो एक बार मरने के बाद फिर से जन्म ले लेता है। और भी कई फिल्में हमारे यहाँ बनी हैं ऐसी। अब कल्पना कीजिए अगर आपसे कोई ये कहे कि मृत्यु के बाद आपके मृत शरीर में दोबारा से जान डाली जा सकती है। आप अपनी मृत्यु के बाद 1,70,00,000 रुपए खर्च करके एक दिन भविष्य में फिर से जीवित हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? क्या आप इस पर यकीन करेंगे? आज हम इसी कल्पना को आपके लिए डिकोड कर रहे हैं। मृत्यु के बाद जीवन कोई नया विचार नहीं है। सदियों पहले भी इंसान ने मृत्यु को मात देने की कोशिश की थी। और आपको याद होगा मिस्र में जो ममीज के ज़माने से लेकर आज के क्रायोनिक्स तक इंसान की यही कोशिश रही है कि कैसे मृत्यु को हराया जाए। प्राचीन काल में मिस्र में लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है और वो तब होगा अगर मृत शरीर सुरक्षित रहे। और इसी सोच के साथ ममी बनाई जाती थी। मृत शरीर को एक विशेष प्रकार की औषधियों और बाकी लेपों के साथ सुखाया जाता था। फिर उसे कपड़े में अच्छी तरह लपेटकर हमेशा के लिए संरक्षित कर दिया जाता था। उस समय जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो उनकी मम्मी बनाई जाती थी। जो उस समय के जो राजा होते थे, जो शाही खानदान के लोग होते थे, उन सबको इसी तरह रखा जाता था ताकि वो दोबारा कभी जीवित हो सके। पुनर्जन्म भारत में भी सिर्फ एक मान्यता नहीं है, बल्कि युगों से चली आ रही सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है, जो कहती है कि इंसान का शरीर कभी मरता नहीं। इंसान का शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा एक बार फिर नए शरीर में जन्म लेती है और इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म अब सिर्फ एक मान्यता या कल्पना नहीं है, अब ये विज्ञान बन चुका है। और जर्मनी की एक कंपनी ने इंसानों को मृत्यु के बाद फ्रीज करके उनकी बॉडी को भविष्य में फिर से जिंदा करने का सपना दिखाया है। और ये यूरोप की पहली क्रायोनिक्स लैब है। क्रायोनिक्स का मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए। क्रायोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी इंसान के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रख दिया जाता है और फिर लिक्विड नाइट्रोजन के बीच उसे फ्रीज कर दिया जाता है ताकि मृत शरीर के अंगों को खराब होने से बचाया जा सके। और जो प्रक्रिया होती है जिससे शरीर खराब होने लगता है, वो प्रक्रिया रुक जाती है। और भविष्य में जब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगा कि मृत शरीर को दोबारा जीवित किया जा सकेगा, तब फ्रीज किए गए ये शव
यानी इन मृत शरीरों को दोबारा से जीवित किया जा सकेगा। दुनिया भर में, आप यकीन मानिए, दुनिया भर में वर्ष 2023 तक 500 से ज्यादा लोगों को इसी टेक्निक के साथ फ्रीज किया जा चुका है, क्रायो प्रिजर्व किया जा चुका है, जो इसके लिए नाम दिया गया है। जबकि 1,500 से 5,500 लोगों ने क्रायो प्रिजर्वेशन की सुविधा पाने के लिए खुद को रजिस्टर किया है, पैसा दे दिया है कि जब हमारी मौत होगी तो हमारे शरीर को ऐसे ही रखा जाए, और जब कभी आगे चलकर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि शरीर को दोबारा जिंदा किया जा सकता है तो हम दोबारा जिंदा होना चाहेंगे। अमेरिका और जर्मनी के अलावा रशिया, चीन और स्विट्जरलैंड में भी क्रायोनिक्स तकनीक पर काम हो रहा है, और मृत शरीर में दोबारा जान डालने का सपना दिखाने के अलावा दुनिया भर में एंटी एजिंग दवाइयाँ तो चल ही रही हैं, बहुत प्रकार की सर्जरीज चल रही हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स पर काम किया जा रहा है जो इंसान की उम्र को जहाँ है वहीं रोक देंगी। इंसान बूढ़ा नहीं होना चाहता, इंसान अपनी मृत्यु से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहता है। इंसान की इच्छा है कि वो 100 साल, 150 साल, 200 साल तक जिए, और दुनिया भर की लैब्स में इस पर बहुत काम चल रहा है, शोध चल रहा है कि मृत्यु को कैसे टालें। और जो इसका मार्केट साइज है क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी का, ये वर्ष 2024 में लगभग 1,700 करोड़ का था, और एक अनुमान के मुताबिक 2033 तक ये 4,400 करोड़ का हो जाएगा। वर्ष 2024 में पूरी दुनिया में एंटी एजिंग दवाइयां, सर्जरी और इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स थे उनका बाजार 6.5 लाख करोड़ का था, और 2033 में ये पहुंच जाएगा 10.5 लाख करोड़ तक। भारत में भी एंटी एजिंग का जो कुल बाजार है ये 2024 में 21,250 करोड़ का था, और 2033 तक ये भी 34,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा, क्योंकि सबको युवा दिखना है, सबको जवान दिखना है, और लोग ये चाहते हैं कि कैसे वो लंबे समय तक जवान बने रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब तक किसी को दोबारा जीवन देने में सफलता मिली है? तो जवाब ये है कि अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि किसी फ्रीज किए गए शव को दोबारा जिंदा किया गया हो। सबसे पहले ये क्रायोनिक्स टेक्निक की शुरुआत 1972 में एरिजोना में हुई थी। उसके बाद 1976 में अमेरिका के मिशिगन में क्रायोनिक्स लैब शुरू की गई, और पहली बार जेम्स बेडफोर्ड नाम के एक डॉक्टर को 1967 में ऐसे ही फ्रीज किया गया था, इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में जब संभव होगा तो उन्हें जीवित किया जाएगा। फिलहाल विज्ञान और वैज्ञानिक इस संभावना से इनकार करते हैं कि किसी भी मृत शरीर को जीवन दिया जा सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि एक इंसान का दिल निकालकर दूसरे इंसान में ट्रांसप्लांट करना भी एक ज़माने में सिर्फ कल्पना था, लेकिन आज हर रोज़ इंसानों के शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हो ही रहे हैं। यानी जिस तरह से पहले मेडिकल इनोवेशन को लोग शक की निगाह से देखते थे, वैसे ही आज क्रायोनिक्स को भी लोग आज तो शक की निगाह से देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है एक दिन स्वीकार कर लेंगे। अमेरिका में इस प्रक्रिया को कानूनी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन सिर्फ उस इंसान पर जिसे कानूनी रूप से मृत घोषित किया जा चुका हो, और तभी उसे भविष्य में फिर से जीवित किए जाने की उम्मीद पर संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन अभी बाकी के जो देश हैं उन्होंने अभी इसे मान्यता नहीं दी है। तो देखिए, ये टेक्नोलॉजी है, दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनियां न जाने किस कॉन्सेप्ट पर अलग अलग प्रकार के शोध कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो शोध है वो मृत्यु को टालने पर है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया है, और प्रधानमंत्री मोदी और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा के बीच टेलीफोन पर एक बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी, रक्षा और ऊर्जा जैसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ पिछले महीने के ब्राज़ील दौरे की भी चर्चा की है। लेकिन इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं पूरी दुनिया में, ये उस दौरान उन्होंने कॉल किया है, और भारत की ही तरह ब्राज़ील पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया हुआ है, और ब्राज़ील ने भी अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। और दो ऐसे देशों के नेता अब आपस में फ़ोन पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं जिन पर अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया है, और दोनों ही देशों में जो कॉमन बात है वो ये है कि दोनों ने ही अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और महान दिमाग
योजनाओं पर चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करते हैं और छोटे दिमाग लोगों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार।